गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीटर्म बेबी और पोस्टर्म बेबी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीटर्म बेबी क्या है, क्लासिफिकेशन, फीचर्स, कार्प साइन क्या है, नर्सिंग केयर क्या हो रहेगी, उसके बाद पोस्टर्म बेबी क्या है, केयर ऑफ द टर्म न्यूबॉर्न बेबी क्या है, पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी और कॉमन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी, पहले तो मेन फोकस हमारा कौन से पर रहेगा, प्री टर्म बेबी, और दूसरा कौन सा आएगा, पोस्ट टर्म बेबी। अब दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों की हम केयर क्या करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉमन मैनेजमेंट ऑफ द प्री टर्म एंड लास्ट वन इज द पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो ये सारी हम एक ही लेक्चर में आज पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुन लेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी कौन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द डिस्कस अबाउट द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। दिख रहा है इमेज में प्रीटर्म कैसे दिख रहा है, दिखा होगा सबको। तो देखते हैं कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी क्या है। तो पहले देखते लेते प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो इफ ए नियोनेट, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, इफ ए नियोनेट इज बॉर्न बिफोर द 37 वीक, ये याद रखना, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। कब करता है, 37 वीक से पहले अगर बेबी का जन्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबी। कौन सा बोलते हैं हम, प्री टर्म बेबी। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय द प्री टर्म बेबी। तो इफ ए नियोनेट कब करेगा, जब भी पैदा कब होगा, न्यूबॉर्न बेबी इज द बॉर्न बिफोर द 37 वीक ऑफ द गेस्टेशनल इज कॉल्ड, कौन सा आएगा, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी। कौन सा बेबी आएगा, प्री टर्म। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आएगा वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सट्रीमली न्यूबॉर्न, second one is the very preterm, third one is the moderate to late preterm and last one is the near term। तो सारे टॉपिक हम वन बाय वन देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एक्सट्रीमली न्यू बॉर्न होता है प्रीटर्म, वो कब होगा, लेस देन 28 वीक। सेकेंड वन इज द वेरी प्रीटर्म, कब होगा, 28 से लेके 32 वीक का समय गाड़ा। नेक्स्ट मॉडरेटेड टू लेट प्रीटर्म कब होगा, 32 टू लेस देन 37 वीक, यानी कि 32 से बीच में कब आएगा, 37 वीक में। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द नियर टर्म, कब आएगा, 35 टू 37 वीक। तो रिमेनिंग फर्स्ट फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोला मैंने, देख लेते हैं। प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी, इफ द नियोनेट बॉर्न बिफोर द, कब होगा बेबी का जन्म, 37 वीक से पहले, यानी कि 37 वीक से पहले होगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बेबी। Second point is the, what do you mean by the extremely preterm newborn baby? It's called if the baby born before the 28 weeks. Last one is the very preterm, preterm कब होगा, तो 28 से लेके कितने, 32 वीक। मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म में कितना आएगा, 32 टू लेस देन 37 वीक। नियर टर्म में कौन सा आएगा, 35 टू लेके कब कब तक आएगा, 37 वीक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, क्लासिफिकेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द असेसमेंट फीचर्स ऑफ द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। अब असेसमेंट फीचर कौन कौन से आएंगे प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी, अगर हम देखने को कैसे पता चलेगा कि ये बेबी कैसा होगा, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी है। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट, द बर्थ वेट इज द 2.5 kg or the less than 2.5 kg or the length is the less than 45 centimeter। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्थ वेट कितना होगा बच्चे का, 2.5 किलोग्राम से अगर कम है तो उसे क्या इंडिकेट करेंगे, हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इजीली वी कैन से कि ये बच्चा जो भी होगा वो कैसा होगा बच्चों, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी है। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार, फिर से आपको पता चल जाएगा। पहला इंडिकेटर जो बोलते हैं ना कि प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी का क्या है, पहले तो वेट ही इंडिकेटर रहेगा, उसके बाद अगर जो बेबी का वेट कितने से कम आएगा, 2.5 से कम आएगा तो उसे क्या बोलेंगे प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट एच सी का मीनिंग क्या होगा बच्चों, हेड सरकम्फरेंस इज द डिक्रीज एंड द चेस्ट सरकम्फरेंस इज ऑल्सो डिक्रीज, but the difference between the head circumference and the chest circumference become the more than 3 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट भी याद रखना, दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। हेड सरकम्फरेंस क्या होगा, डिक्रीज तो होगा, चेस्ट सरकम्फरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट द डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का, कितना होगा, मोर देन 3 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, मोर देन 3 सेंटीमीटर, याद रखना।
थर्ड पॉइंट आएगा बच्चों, वर्निक्स कैसोसा कवर द एंटायर बॉडी। जो भी वर्निक कैसोसा है, वर्निक कैसोसा का मीनिंग क्या पता है आपको? एनी आइडिया व्हाट यू मीन बाय द वर्निक्स कैसोसा? वर्निक्स कैसोसा इज द वाइट चीजेस सब्सटेंस जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलता है शरीर पर, उसे क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसोसा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द, आगे बढ़ते हैं चलिए, ब्रेस्ट नोड्यूल्स आर द एब्सेंट। जो भी ब्रेस्ट नोड्यूल हो कैसी होती है न्यू प्रीटर्म बेबी में? एब्सेंट, या फिर क्या होती है? लेस देन कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्राउन टू हिल लेंथ इज द लेस देन कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर। ये सारे पॉइंट याद रखना। सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज होगा और द इमेच्योर पाम एंड द क्रेसिस भी क्या होगी? इमेच्योर होगी। लास्ट वन इज द पुअर नियोनेटल रिफ्लेक्सेस एंड द मसल टोन। ये सब किस में देखने को मिलेगा? प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में। तो फिर से एक बार पढ़ लेते, एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई पूछे कि असेसमेंट फीचर बताओ प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी के, तो पहला तो क्या इंडिकेट करेगा? अगर बर्थ वेट कितना होगा? 2.5 kg से कम है तो बोल जा सकता है। नेक्स्ट, हेड सरकम्फरेंस और चेस्ट सरकम्फरेंस कितना हो, कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना डिफरेंस कितना होगा? हेड सरकम्फरेंस एंड चेस्ट सरकम्फरेंस बिकम द मोर देन कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। देखो मैं हाईलाइट कर ही रहा हूँ। वर्निक कैसोसा क्या होगा? कवर द एंटायर बॉडी। ब्रेस्ट नोड्यूल कैसी होगी? एब्सेंट होगी। अगर होगी तो लेस देन कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्राउन टू हिल जो बेबी का न्यूबॉर्न बेबी का लेंथ रहता है प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी का, वो कितना रहेगा? लेस देन 47 सेंटीमीटर। नॉर्मली कितना होता है बच्चों का न्यूबॉर्न बेबी का? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ईयर कार्टिलेज कैसे देखने को मिलेगी? सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज देखने को मिलेगी। इमेच्योर पाम देखने को मिलेगी और इमेच्योर क्रेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पुअर क्या देखने को मिलेगा? नियोनेटल रिफ्लेक्सेस एंड द मसल टोन। तो दिस इज द क्लिनिकल फीचर और द असेसमेंट फीचर ऑफ द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। आई होप इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट कंटिन्यू में फीचर्स ऑफ द प्रीटर्म न्यूबॉर्न में भी कंटिन्यू है, आगे ही बढ़ता है कि क्या क्या असेसमेंट फीचर और देखने को मिलते हैं। तो सेकंड वन इज द शॉर्ट नेल देखने को मिलेगा, पुअर सकिंग देखने को मिलेगा, वीक नियोनेटल रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगा, एंड द लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? जो टेस्टिस है वो कैसे देखने को मिलेगी हमें? अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने को मिलेगी। तो क्या बोला हमने? टेस्टिस में भी अनडिसेंडेड क्या होगी? अनडिसेंडेड होगी। नेल्स नॉट ग्रोन अप टू द फिंगर टिप्स। जो नेल होते तो जरूर है लेकिन ग्रो हो पाएगी नहीं, नॉट ग्रोन अप टू द फिंगर टिप्स। नेक्स्ट, साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी अपीरियर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। आईडीएस देखने को मिलेगा किस बच्चे में? देखने को मिलेगा प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी ने। नेक्स्ट, प्रोन टू द हाइपोथर्मिया, याद रखना प्रीटर्म जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें क्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? हाइपोथर्मिया ड्यू टू द improper thermoregulation. नेक्स्ट, प्रोन टू एटलेक्टेसिस फॉर और द आरडीएस, जो मैंने अभी बताया आरडीएस या फिर क्या बोल सकते हैं एटलेक्टेसिस होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बच्चों? ड्यू टू द इम्प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट। अगर आपको सर्फेक्टेंट पता नहीं है तो मेरा पहला या दूसरा लेक्चर मैंने पढ़ाया है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, उसमें मैंने उस पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो जाके मेरे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रोन टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इजी रहेगा। एंड द लास्ट वन इज द स्कार्प साइन इज द पॉजिटिव। अब अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये स्कार्प साइन क्या है? तो वो हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। स्कार्प साइन क्या है? वो क्या बेलर स्केल सिस्टम जो होती है ना उसमें आता है। तो असेसमेंट फीचर्स ऑफ द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में पता चल गया। आई होप सबको पता चल गया होगा कि क्या क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शॉर्ट नेल्स होते हैं, पुअर सकिंग होती है, वीक नियोनेटल रिफ्लेक्सेस होता है, अनडिसेंडेड क्या होगी? टेस्टिस होगी। नेल्स नॉट ग्रोन अप टू द फिंगर टिप्स। नेक्स्ट वन इज द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। प्रोन टू हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया देखने के चांसेस ज्यादा है। क्यों है? ड्यू टू द क्या होता है बच्चों में प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में? इम्प्रॉपर थर्मो रेगुलेशन की वजह से। प्रोन टू क्या हो जाएगा? एटलेक्टेसिस और द आरडीएस ड्यू टू द इम्प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का क्या नहीं हो जाएगा? इम्प्रॉपर प्रोडक्शन होने की वजह से। प्रोन टू इन्फेक्शन। लास्ट वन इज द क्या आएगा? स्कार्प साइन। कौन सा साइन? स्कार्प साइन इज द पॉजिटिव। आगे डिस्कस करेंगे कि स्कार्प साइन है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू में पढ़ते हैं। स्किन कैसी होगी? थीन होगी। सेकंड वन इज द डेलिकेट होगी,
रेड होगी और क्या होगी, शाइनी। और वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी स्किन देखने को मिलेगी, याद रखना बच्चों, कौन सी होगी, प्लेथेरिक स्किन। कौन से आएंगे बच्चों, प्लेथेरिक स्किन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में आपको कौन सी स्किन देखने को मिलेगी, तो कौन सी स्किन देखने को मिलेगी, प्लेथेरिक स्किन। याद रखना, मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, मैं पूछूंगा एंड स्लाइड होगी तब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो अब याद रखना। तो स्किन कैसी रहेगी, थिन, डेलिकेट, रेड, शाइनी, और उसे क्या बोलते हैं, प्लेथेरिक, क्या बोलते हैं, प्लेथेरिक स्किन। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस फैट कैसी होती है, लेस होती है, कम मात्रा में देखने को मिलेगी। जनरलाइज बॉडी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लगिश। स्लगिश का मीनिंग क्या, जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाएगी, एकदम बंद पड़ जाएगी, एक्टिविटी बच्चा कोई करेगा ही नहीं। नेक्स्ट, लेबिया मेजोरा इज द वाइडली सेपरेट। जो भी लेबिया मेजोरा होता है वो क्या हो जाएगा, वाइडली सेपरेटेड हो जाएगा। एंड द in the female baby, so labia minora and the clitoris are the exposed। क्या हो जाएगा, लेबिया मेजोरा वाइडली सेपरेट हो जाएगा किसमें, फीमेल बेबी में। सो लेबिया माइनोरा एंड द क्लिटोरिस आर द क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। तो पता चला क्या बोल रहा हूं मैं, लेबिया मेजोरा क्या हो जाएगी, वाइडली सेपरेटेड। तो ये तक क्या था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्या होगी, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी। और स्किन कैसी रहेगी, तो याद रखना बच्चों, कौन सी रहेगी, प्लेथेरिक स्किन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बोला जाता है। स्कार्प साइन, जो मैंने अभी भी बोला था कि स्कार्प साइन जो है प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट यू मीन बाय द स्कार्प साइन। तो स्कार्प साइन है क्या, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द स्कार्प साइन। मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द स्कार्प साइन। जनरली ये टॉपिक किस में आता है, बेलार्ड स्केल सिस्टम में। मैंने अपगर्स का एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने पढ़ाया है। अगर अब तक आपने मेरे उस वीडियो को देखा नहीं है तो एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इट इज द न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी स्केल। कौन सा स्केल है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी स्केल है। ऑफ द किसके लिए आएगा, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट, उसमें क्या करेंगे, प्लेस द न्यूबॉर्न इनटू द सुपाइन पोजीशन। बेबी को कौन सी पोजीशन देंगे आप, सुपाइन पोजीशन। देन द ब्रिंग द एल्बो, एल्बो को कहाँ ले जाएंगे, ऑपोजिट साइड बाय द स्लाइटली स्ट्रेचिंग। पता चला क्या बोल रहा हूँ, एक बार इमेज में देख लेते हैं, देखिए। तो देख रहे हैं स्कार्प साइन क्या है, प्लेस द न्यूबॉर्न इनटू द सुपाइन पोजीशन। पहले कौन सी पोजीशन में सुटाएंगे हम, सुपाइन पोजीशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज द देन ब्रिंग द एल्बो, ये दिख रहा है ना एल्बो, ये दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, एल्बो। ब्रिंग द एल्बो ऑपोजिट साइड बाय द स्लाइटली स्ट्रेचिंग। क्या करेंगे, स्लाइटली स्ट्रेचिंग करेंगे, दिख रहा है स्ट्रेचिंग की, और ऑपोजिट साइड में हमने खींच लिया। नेक्स्ट, इफ द एल्बो, अगर एल्बो क्रॉस द मिड लाइन ऑफ द बेबी, देन दिस इज द कंसिडर एज द प्री टर्म इन्फेंट। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इफ द एल्बो, ये जो एल्बो दिख रहा है वो क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। क्या क्रॉस कर जाएगा, मिड लाइन, ये दिख रही है, ये क्या है, मिड लाइन है, मिड लाइन ऑफ द बेबी, सॉरी बॉडी, देन दिस कंसिडर एज द प्री टर्म इन्फेंट। if the elbow, अगर elbow does not cross the midline of the body, that consider is the term baby। तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि स्कार्प साइन में मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से देख लेता हूँ कि स्कार्प साइन है क्या, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। इफ द एल्बो डज नॉट क्रॉस, अगर एल्बो क्रॉस नहीं कर रहा है, कहाँ क्रॉस नहीं कर रहा है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, देन कंसिडर एज द कौन सा बेबी आएगा, टर्म बेबी। याद रखना क्या क्या मीनिंग बोल रहा हूँ स्कार्प साइन, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्कार्प साइन इज द न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी स्केल, प्लेस द न्यूबॉर्न इनटू द कौन से पोजीशन में रखेंगे, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो आपको पता ही होगा, जो भी एल्बो उसको क्या करेंगे, ब्रिंग लेके यार के ऑपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही ऑपोजिट साइड में हम स्ट्रेच करेंगे तो जो बेबी का एल्बो है अगर क्रॉस करेगा मिड लाइन, जो मैंने अंडरलाइन की है ना, वो मिड लाइन दिख रही है ना, मिड लाइन को अगर क्रॉस कर देता है तो वो क्या करेगा, प्रीटर्म बेबी बोला जाता है। अगर मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसे क्या कंसिडर करेंगे हम, टर्म न्यूबॉर्न बेबी के रूप में हम उसे कंसिडर करेंगे। तो पता चला कि क्या बोल रहा हूँ मैं, स्कार्फ साइन क्या है वो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नर्सिंग केयर। एज ए नर्स हमें वो पता तो होना चाहिए कि अगर प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी है तो उसका हम क्या क्या करेंगे, मीन्स कि क्या उसे
नर्सिंग केयर देने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि प्रीटर्म अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें हम नर्सिंग केयर क्या क्या करने वाले हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंटली मॉनिटर द वाइटल साइन, कलर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी एंड द इनपुट आउटपुट चार्ट को हम पहले तो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली मॉनिटर ऑफ द vital sign, color of the newborn baby, last one is the input and the output chart। ये सब क्या करेंगे बच्चों, मेंटेन करेंगे। सक्शनिंग ऑफ द म्यूकस टू मेंटेन द एयरवे आफ्टर द बर्थ। अगर न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो चुका है तो उसके बाद क्या करेंगे, सक्शनिंग ऑफ द म्यूकस टू मेंटेन द एयरवे आफ्टर द बर्थ। बेबी के जन्म के बाद क्या करेंगे, सक्शनिंग करेगा टू द ऑफ द म्यूकस टू मेंटेन द एयरवे आफ्टर द बर्थ। Third point is the intubation and the tracheal suctioning should be done to initial of the respiration। बेबी के रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ती है, इंट्यूबेशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रेकियल सक्शनिंग भी करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमें इनिशियल यानी कि स्टार्ट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज द सक्शनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक का भी क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे टू फैसिलिटेट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सक्शनिंग जो जरूर है वो भी हम करेंगे। तो पता चला क्या बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीटर्म इन्फेंट हैज द पुअर थर्मोरेगुलेशन। क्या होता है, प्रीटर्म बेबी में क्या देखने को मिलेगा, पुअर थर्मोरेगुलेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू द लेक ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑल्सो नोन एज द ब्राउन टिश्यू। जो ब्राउन टिश्यू है यानी कि सबक्यूटेनियस जो फैट टिश्यू है वो कैसी होगी, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में लेक होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पुअर थर्मोरेगुलेशन टू प्रीटर्म इन्फेंट प्रोन टू डेवलप द हाइपोथर्मिया। इसकी वजह से प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में क्या देखने को मिलेगा, पुअर थर्मोरेगुलेशन देखने को मिलेगा। और वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या कम होगा बच्चों, सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू कम होगा या फिर ब्राउन टिश्यू कम होने की वजह से। इसलिए प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी को क्या होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, हाइपोथर्मिया रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में कौन से कंडीशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो कि हाइपोथर्मिया। क्यों हाइपोथर्मिया, बिकॉज तो क्या होने क्या होता है प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में, पुअर थर्मो रेगुलेशन की वजह से। नेक्स्ट, सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग द रेडिएट वार्मर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेबी को कहाँ पर रखेंगे, रेडिएट वार्मर के अंदर रखेंगे, अगर ऐसा कोई बच्चा देखने को मिल रहा है तो, प्रीटर्म बेबी जनरली। नेक्स्ट कंटिन्यू में नर्सिंग केयर, ऑक्सीजनेशन करेंगे और द रिसक्सिटेशन एज पर नीड। रिसक्सिटेशन का भी लेक्चर अभी तक आपने मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल में जाइए और मेरा लेक्चर वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज द मेंटेन द क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम क्या करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड द ऑब्जर्व द वेट गेन पैटर्न। वेट गेन पैटर्न को हमें जरूर से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। कीप द अम्बिलिकल कोड लेंथ। अम्बिलिकल कोड की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, याद रखना 10 टू 12 सेंटीमीटर। प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में हमेशा याद रखना, जो भी अम्बिलिकल कोड की लेंथ है वो क्या रखनी करेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, गिव द 1 mg इफ द वेट इज द मोर देन 1000 ग्राम। अगर प्रीटर्म बेबी का वेट ग्रेटर देन 1000 ग्राम है तो हमें क्या देना पड़ेगा, गिव द 1 mg। अगर 0.5 mg, दूसरा क्या आएगा 0.5 mg, ये कब देंगे, इफ द वेट इज द लेस देन कितना होगा 1000 ग्राम विटामिन के बाय द इंट्रामस्क्यूलर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया, बस आई होप आपको पता चला होगा कि न्यूबॉर्न बेबी में हमेशा याद ही रहता है कि हम क्या देते हैं, विटामिन के। लेकिन विटामिन के प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में कौन कौन सी कंडीशन में कितना डोज में रहेंगे, तो कौन कितने डोज में देंगे, अगर वेट कितना है 1000 ग्राम से ज़्यादा है तो कितना देंगे 1 mg। अगर 1000 ग्राम से कम है तो कितना देते हैं बच्चों, 0.5 mg देते हैं। और कौन से रूट से देते हैं, इंट्रामस्क्यूलर रूट से। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रूट आएगा, इंट्रामस्क्यूलर रूट से आता है। और कहाँ पे देते हैं, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड लाइन थर्ड ऑफ द थाई मसल। कई किस जगह पर देंगे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड लाइन थर्ड ऑफ द थाई पार्ट। और स्पेशली कौन से मसल में देंगे, वास्टस लेटरालिस मसल। कौन से मसल याद रखना बच्चों,
vastus lateralis muscle. Next, give the additional 20 to 30 ml per kg per day fluid into the phototherapy and the radiate warmer. तो याद रखना एडिशनल फ्लूइड कितना देंगे, 20 से लेके कितना आएगा 30 ml पर केजी पर डे देंगे फ्लूइड इनटू द, कहाँ पर, फोटोथेरेपी पे भी रखेंगे बच्चों को। एंड द सेकंड वन इज द रेडिएट वार्मर में भी प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी को रखना पड़ेगा। तो याद रहा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा है और लेक्चर को अच्छा भी लग रहा होगा। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्लिकेशन क्या है प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी का। तो याद रखना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेट्रोनेंटल फाइब्रोप्लेसिया। याद रखना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, रेट्रोनेंटल फाइब्रोप्लेसिया। उसका मीनिंग क्या है, रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी ऑफ द प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट कैसे होगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा दे दिया तो मोर 40% कोजिस, ज़्यादा मीन्स कितना, 40% से ज़्यादा, तो क्या होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। तो पता चला कॉम्प्लिकेशन कौन सी आएगी, रेट्रोनेंटल फाइब्रोप्लेसिया। एंड द सेकंड वन इज द, अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 40% से ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द विच रिजल्ट इनटू द हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। तो आई होप प्रीटर्म बेबी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी। कौन सा आएगा, पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी देख लेते। इफ द नियोनेट बॉर्न्स आफ्टर द 42 वीक्स, ये ध्यान रखना, अगर 37 वीक्स से पहले बेबी का जन्म हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। अगर न्यूबॉर्न बेबी का जन्म आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ द गेस्टेशनल एज, यानी कि 42 यानी कि 42 वीक्स के बाद में जन्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेट इज द कॉल्ड एज द पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी। कौन सा बेबी बोलते हैं, पोस्ट टर्म। नेक्स्ट असेसमेंट, असेसमेंट में देख लेते हैं वन बाय वन। वर्निक्स कैसोसा इज द एब्सेंट एंड द लॉन्ग लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्निक कैसोसा कैसी होती है, इसमें एब्सेंट होती है। और व्हाट यू मीन बाय द वर्निक कैसोसा, आपको पता ही होगा वर्निक कैसोसा क्या है, इट इज द वाइटेस्ट चीजेस सब्सटेंस देखने को मिलेगा। द सेकंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है उसमें भी पूछा गया, पर्चमेंट लाइक स्किन, कौन से होगी, पर्चमेंट लाइक स्किन देखने को मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या बोला था, प्लेटेरिन लाइक स्किन देखने को मिलेगा किसमें, प्रीटर्म में। कौन सा आएगा, पोस्टम में कौन सी स्किन देखने को मिलेगी, याद रखना पर्चमेंट लाइक स्किन। कौन से आएंगे बच्चों, पर्चमेंट लाइक स्किन, यानी कि हम जैसे क्लोथ धोने के बाद जैसे हमारी स्किन हो जाती है उसकी जैसे स्किन देखने को किस बेबी में मिलती है, पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी में। यानी कि कौन सी स्किन देखने को मिलेगी, पर्चमेंट लाइक स्किन, यानी कि कैसी स्किन होगी, मीन्स द ड्राई एंड द क्रैक्ड स्किन विदाउट द लेन्यूगो। लेन्यूगो का मीनिंग क्या, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड द थिन बॉडी एंड द मसल वेस्टिंग, क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग एंड द थिन बॉडी देखने को मिलेगी एंड द मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो पता चला पोस्टम न्यूबॉर्न बेबी किसे बोलते हैं, आफ्टर द, अगर न्यूबॉर्न बेबी का जन्म आफ्टर 42 वीक के बाद हो रहा है तो उसे बोलेंगे। वर्निक कैसोसा तो एब्सेंट रहेगी, पर्चमेंट लाइक स्किन देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट इज द लॉन्ग एंड द थिन बॉडी देखने को मिलेगी, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर। व्हाट इज द नर्सिंग केयर देंगे, अब नर्सिंग केयर कौन से देंगे, जब भी न्यूबॉर्न बेबी पोस्टम बेबी में होगा तो। नेक्स्ट, जन्म लेगा तो प्रोवाइड द नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर, मॉनिटर द हाइपोग्लाइसेमिया एंड द टेम्परेचर। नॉर्मल रूटीन कैरी करेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया को मेंटेन करेंगे एंड द सॉरी मॉनिटर करेंगे एंड द मॉनिटर द टेम्परेचर। इफ द बेबी एडमिटेड इनटू द एनआईसीयू अंडर द ऑब्जर्वेशन, अगर पोस्टम न्यूबॉर्न बेबी है एनआईसीयू में एडमिट है अंडर द ऑब्जर्वेशन में, देन द बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द स्लीप, स्लीप के दौरान हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो याद रखना प्रोन पोजीशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है बच्चों, क्या कंडीशन है आपको पता चला, बेबी किस में एडमिट है, एनआईसीयू में एडमिट है और अंडर सुपरविजन। अगर किसी के अंडर सुपरविजन में है तभी हम कौन सी पोजीशन देख कंसिडर करेंगे, कौन सी आएगी बच्चों,
प्रॉन पोजीशन, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसका फायदा क्या? बिकॉज इट मेक्स द नियोनेट मोर द कंफर्टेबल। इससे क्या होगा, बच्चा क्या होगा, कंफर्टेबल रहेगा, लेस क्राई करेगा एंड द रिड्यूस द चांस ऑफ द एस्पिरेशन। उसके वजह से एस्पिरेशन के चांस भी कम हो जाएगा। तो पता चला अगर बेबी पोस्टम न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अगर उसको एडमिट किस में रखा है, एनआईसीयू में रखा है, तो बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द स्लीप कौन सी आएगी बच्चों? प्रॉन पोजीशन। क्यों आएगी? It makes the neonate more comfortable, less cry, and the reduce the chance of the aspiration. Next, this position relieve the abdominal discomfort, जिसकी वजह से क्या होगा, abdominal discomfort relieve हो जाएगा, improve the ventilation होगा and the oxygenation. Next, unsupervised or the in absence of the mother near, so baby this position should never get given because it may cause the SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से एक बार देख लेते हैं। SIDS क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्यों देखने को मिलेगा? तो याद रखना, अनसुपरवाइज। क्या बोल रहा हूँ? अनसुपरवाइज, यानी कि मीनिंग क्या होगा? और द एब्सेंस ऑफ द मदर, अगर कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है या फिर मदर ही एब्सेंस है, नियर टू बेबी, बेबी के पास मदर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो इस पोजीशन को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बिकॉज चांसेस क्या हो जाएगा? SIDS, यानी कि क्या होगा? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कॉमन मैनेजमेंट। इसका हमें कॉमन मैनेजमेंट क्या आएगा? केयर एट द NICU, all the procedure into the NIC should be carried out the under proper technique। जो भी प्रोसीजर करते हैं प्री टर्म हो या पोस्ट टर्म, वो कैसे करेंगे? हम प्रॉपर टेक्निक से करेंगे। बिकॉज देर इज द हायर चांस ऑफ द इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्यों करेंगे ध्यान से? क्योंकि हायर चांसेस किसके रहेंगे? इन्फेक्शन के रहेंगे। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रॉपर जो भी एसेप्टिक टेक्निक है हमें यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट, देर इज अ हायर चांस ऑफ द इन्फेक्शन इन दिस न्यूबॉर्न बिकॉज द इम्प्रॉपर इम्यूनि पावर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। जो भी प्रीटर्म है या पोस्टर्म है, उसका क्या होगा? इम्यूनि पावर क्या हो जाएगा? उसका लो हो जाएगा, इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? मेंटेनेंस ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मेंटेनेंस करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन विद द स्लाइटली नेक क्या रहेगा? एक्सटेंडेड रहेगा। एंड लास्ट वन इज द प्रोवाइड द क्या करेंगे हम? स्टिमुलेशन। पता चला बच्चों, कॉमन मैनेजमेंट में क्या करेंगे? NICU में बच्चे को रखेंगे और जो भी टेक्निक कर रहे हैं वो टेक्निक कैसे रखेंगे? हम प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ द हायर चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है, पोस्टम हो या प्रीटर्म हो, उसका इम्यून पावर कैसा होगा? कम होगा। नेक्स्ट वन इज द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रीदिंग, सक्शनिंग, प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन विद द स्लाइटली नेक एक्सटेंडेड। लास्ट वन इज द प्रोवाइड द क्या आएगा? स्टिम्युलेशन। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी। कौन सी थेरेपी देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी। प्रोवाइड द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी देंगे, बैग एंड मास्क देंगे, और द मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ द रिक्वायर, अगर रिक्वायर है तो। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर कैसे करेंगे? रेडिएट वार्मर या फिर कहाँ रखेंगे? इंक्यूबेटर में जो भी प्रीटर्म है या पोस्टर्म है उसे रखेंगे। मे बी यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग इज द एलो एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क कैन बी यूज्ड इफ द न्यूबॉर्न इज द अनेबल सक। अगर न्यूबॉर्न बेबी जो प्रीटर्म है या पोस्टर्म है, अगर सक नहीं कर सकता, तो हमें कैसा ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा? एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा। फॉर्मूला फीड एंड द काउ मिल्क ऑल्सो कैन बी यूज। कौन सा मिल्क यूज करेंगे? फॉर्मूला फीडिंग भी यूज कर सकते हैं और काउ मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, if the cow's milk is the use, then dilute it with the equal amount of the water and then add the sugar। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों लोग। अगर हमें काऊ का मिल्क देना है, अगर यूज करते हैं, देन डाइल्यूट करेंगे उसके किसके साथ डाइल्यूट करेंगे? विद द इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर। जो जितना भी लिया है मिल्क, उसके साथ क्या करेंगे? इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर लेंगे
और क्या ऐड कर देंगे उसमें, शुगर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल ऑफ द काउस मिल्क प्रिपरेशन फॉर द बेबी, देख लीजिए 250 ml लिया, क्या काउस मिल्क लिया, कितना लिया 250 काउस मिल्क लिया, और उसके साथ में क्या ले लिया 250 क्या ले लिया ml वाटर, यानी कि दोनों क्या लिए 250 रख दिए, और उसमें क्या रख दिया प्लस ऐड कर दिया 4 टीस्पून शुगर रख दिया फॉर द 24 आवर्स के लिए। तो पता चला अगर काउस मिल्क देते हैं तो कैसे देंगे बच्चों, अगर 250 ml काउस मिल्क लिया है तो 250 ml साथ में क्या दे देंगे, ऐड कर देंगे वाटर, और क्या कर देंगे 4 टीस्पून, चमची जो होती है ना चम्मच, उसका शुगर हम डाल दे कि और फॉर द 24 आवर्स। विक स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस सो स्टार्ट द गवाच फीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस है वो कैसा होता है प्रीटर्म या पोस्टर्म बेबी में, एकदम क्या देखने को मिलेगा, वीक देखने को मिलेगा। दैट्स वाई उसकी वजह से क्या देख करना पड़ेगा हमें, गैस्ट्रेज गवाच फीडिंग भी देखने के करने की जरूरत पड़ेगी। कैलोरीज, नॉर्मली कैलोरीज फ्रॉम द न्यूबॉर्न बेबी इज द 110 टू 130, यानी कि 110 से लेके कितनी आएगा 130, यानी कि 110 टू 130 कैलोरीज पर केजी जरूरत पड़ेगी जो भी नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द प्रीटर्म बेबी देन द कैलोरीज शुड बी इंक्रीज अप टू द कितनी आएगी 200 टू 220 कैलोरीज पर केजी। एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा खराब कर लिया है। ओके, सो इन केस ऑफ द प्रीटर्म बेबी में कैलोरी हमें कितनी देनी पड़ेगी, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज कितनी आएगी 200 से लेके कितनी आ जाएगी बच्चों 220 कैलोरीज पर केजी फॉर द एडुकेट ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है याद रखना बच्चों, एम्स 2020 में एक क्वेश्चन आया गया है। तो याद रखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कितनी कैलोरी चाहिए, 110 से लेके 130 देनी चाहिए। लेकिन प्रीटर्म बेबी है तो हमें क्या करने का, ज़्यादा कैलोरी देगी, कितनी देगी 200 से लेके 220 कैलोरी देगी पर केजी। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड, अब क्या करेंगे फ्लूइड को मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। फॉर द ऑल न्यूबॉर्न रिक्वायर द फ्लूइड कितना होगा 150, यानी कि 150 ml पर केजी पर डे। If the preterm baby's weight is the greater than is the 1500 gram, then we given the 80 ml per kg per day. Next, if the preterm baby's weight is the less than 1500 gram, then we give the 60 ml per kg per day, and it gradually increase करेंगे 15 ml per day till the 7 days. Then after 7 days we give the 150 ml per kg per day should be start for the all neonates। तो पता चला, फिर से एक बार पढ़ लेते, न्यूबॉर्न की रिक्वायर्ड कितनी है फ्लूइड की, पहले तो ये ध्यान रखिए कितनी होगी 150 150 रहेगी। सेकंड, इफ द प्रीटर्म बेबीज वेट ग्रेटर देन 1500 ग्राम, अगर 1500 ग्राम से ज्यादा है तो कितना देंगे हम 80 ml पर केजी पर डे। अगर प्रीटर्म का बेबी का वेट कितना है लेस देन 1500 ग्राम है तो कितना देंगे 60 ml पर केजी पर डे देंगे। एंड इट ग्रेजुअली क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे 15 ml पर डे, कब तक टिल द 7 डे। देन आफ्टर क्या कर लेंगे 150 ml पर केजी पर डे शुड बी स्टार्ट फॉर द ऑल नियोनेट्स। नेक्स्ट, additional fluid 20 to 30 ml per kg per day also requirement if the baby on the phototherapy, अगर फोटोथेरापी में है फिर भी हमें क्या करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कैलोरीज तो हमें देनी ही पड़ेगी। मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन का भी हम मॉनिटर करेंगे, कैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, हाइपोक्सिया है, हाइपोथर्मिया है, हाइपोग्लाइसेमिया अकर्स, देन इट शुड बी असेस एंड द मैनेज एज सुन एज पॉसिबल। अगर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है तो उसे क्या करेंगे हमें मैनेज करेंगे। वैक्सीनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग क्वेश्चन में पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं। देर आर द नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं है फॉर द एनी टाइप ऑफ द वैक्सीन। ऑल द वैक्सीन आर द एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो याद रखना इसमें कोई जात का क्या है रिस्ट्रिक्शन यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है।
तक की, यानी फिर फ्री फॉर द ऑल वैक्सीनेशन, ऑल वैक्सीन हमें देनी चाहिए, जो भी प्रीटर्म है या फिर पोस्टर्म न्यूबॉर्न में भी है। नेक्स्ट अदर्स मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी हाइपोथर्मिया इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन। मैंने बोला था आपको हाइपोथर्मिया मेजर कॉम्प्लिकेशन है दैट्स अकर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। और उसका मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या है, क्या केएमसी। आई थिंक मैंने ये इसका लेक्चर पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, व्हाट यू मीन बाय द केएमसी। तो केएमसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो मेरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि केएमसी क्या है। कंगारू मदर केयर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड पॉइंट इज द चॉइस ऑफ द पोजीशन ऑफ द नियोनेट फॉर द पेटेंट एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन रखेंगे, सुपाइन पोजीशन रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सुपाइन विद द स्लाइटली नेक। क्या करेंगे, नेक को हम क्या रखेंगे, एक्सटेंडेड रखेंगे। क्या रखेंगे, नेक को क्या रखेंगे, हम एक्सटेंडेड रखेंगे। नेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन की क्या रहेगी फॉर द न्यूबॉर्न बेबी की, वो देख लेते हैं। नॉर्मल पोजीशन फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज क्या रहेगी, आपको तो पता ही होगा कौन सी रहेगी, सुपाइन पोजीशन। Position used in the tracheostomy in the newborn baby children and the adults क्या आएगी, supine with the slightly neck extended। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेक्योस्टोमी किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमें न्यूबॉर्न हो एडल्ट हो तो उसमें हमें कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, तो याद रखना सुपाइन विद द स्लाइटली क्या करेंगे, नेक एक्सटेंडेड। क्या आएंगे बच्चों लोग, नेक एक्सटेंडेड। नेक्स्ट आगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग। आपको सबको पता चला होगा कि व्हाट यू मीन बाय द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी, व्हाट यू मीन बाय द पोस्टर्म न्यूबॉर्न बेबी। अगर प्रीटर्म बच्चा है तो उसे हमें कौन सी केयर देनी चाहिए, कौन सी स्किन होती है प्रीटर्म में, पोस्टर्म में कौन सी स्किन आती है, तो ये सब आपको पता चला होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कर दीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले नए लेक्चर में।